संस्कृताय। मैं प्रतीत राम वर्मा आज संस्कृत को कैसे पढ़ें, उसमें किन बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर बताने जा रहा हूँ। वैसे संस्कृत पढ़ना कोई कठिन कार्य नहीं है। जो लोग हिंदी पढ़ लेते हैं वो भी अच्छी संस्कृत पढ़ लेते हैं। आप कुछ भी संस्कृत में पढ़ते हो, चाहे गद्य हो चाहे पद्य, उसको पढ़ करके उसका अर्थ भी समझ लेते हैं। लेकिन संस्कृत में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ पर पहले श्लोक लिखा है और श्लोक के अर्थ लिखा है तो आप जान जाएंगे, लेकिन उसकी सच्चाई को जानना जरूरी है। यदि आप संस्कृत विषय का वास्तव में अध्ययन कर रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थी हैं और संस्कृत पढ़ कर के ही आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपकी समस्या है कि आप संस्कृत पढ़ते तो हैं श्लोक, लेकिन उसका अर्थ निकालने में आपको दिक्कत होती है, तो उसमें किस बात का आपको पहले ध्यान रखना है। जो मुख्य बात वो है संधि, क्योंकि संधि संस्कृत का आधार है। जब तक आप संधियां नहीं जान पाएंगे तब तक आप शब्दों को निकाल नहीं पाएंगे, क्योंकि जब शब्द ही नहीं होगा तो अर्थ कहाँ से निकलेगा। इसलिए पहली जरूरत है शब्द की। पहले आप शब्द को निकालें, समझें, इसके बाद उसके अर्थ को जानने का प्रयास करें। क्योंकि शब्दों को अगर हम देखें तो संस्कृत में लिखा कुछ है और शब्द कुछ है, और ये सब संधि का काम होता है। ऐसे कह दिया या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति। अब सृष्टुराद्या, सृष्टुराद्या नहीं है, सृष्टु धन आद्या, रस तो गायब हो गया। कहते हैं, कह दिया वांछान, या कुछ भी कह सकते हैं, कहीं कहीं या बनी है, कहीं छा बना है, वांछान। वांछान है नहीं, वान इस तरह से बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब तक आप संधि को ठीक ढंग से नहीं समझेंगे तब तक आप संस्कृत भाषा को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए संधि समझना जरूरी है। संधि के विषय में हमने 8 वीडियो बनाए हैं, वो हैं, उन्हें आप देख लीजिए। लेकिन अब हम आपको यहाँ बता दें फिर से एक चीज़ कि यहाँ बोर्ड का काम तो नहीं है, ऐसे आप समझ लें तो आप आसानी से सारी बातें समझ सकते हैं। तो क्या करें, संधियों में जो ध्यान देने की बात हो क्या है, स्वर संधि को अच संधि कहते हैं, अच को स्वर संधि कहते हैं और हल को व्यंजन संधि कहते हैं। संधियों का विवरण आचार्य वरदराज के द्वारा लिखी गई लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिए। तो संधियां कितने बार? 3, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। आज मैं स्वर संधियों के विषय में बता रहा हूँ कि आप कैसे स्वर संधियों को पहचानेंगे और कैसे वहाँ पर शब्दों को अलग करके अर्थ निकालने में सफल होंगे। तो पहला क्या है, अकह सवर्णे दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि। अगर कहीं आप कहते इंटरव्यू में कहते गए और कुछ कहते आपसे कह दिया कि बताइए विद्यालय हमें संधि विच्छेद करिए, आपने कह दिया विद्यालय, तो कहा कौन सूत्र, तो आपने कहा अकह सवर्ण दीर्घा। तो कहा कि अकह क्या है, अक, अक प्रत्याहार है, तो कहा कि अकह क्या है, अक। तो आप क्या बताएंगे, अक, अकह का मतलब अक, आ ई उ ऋ ली, इन्हें अक कहते हैं। क्या? आ ई उ ऋ ली, ये क्या है, अक है। तो इसमें क्या ध्यान रखेंगे हैं कि यदि कहीं आपको बड़ा आ दिखाई दे बीच में, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, और एक शब्द उसमें से अलग करिए जो भी बनी, फिर उसके पीछे वाला जो है उसमें भी आ जोड़िए। अब ये जरूरी नहीं कि क्या करते कि दो छोटे छोटे आ हो, हर्षो आ हो, ऐसा नहीं, छोटा आ और छोटा 2 हो सकते हैं। जैसे कहा कृष्ण धन अर्जुन, 2 छोटा, या फिर कह दिया कि देव धन आलया, देव में आ छोटा उसके बाद बड़ा तो देवालया। तो कहीं भी अक्षर कुछ भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, 2 आ हो, 2 आ हो तो क्या होगा, बड़ा। छोटा
छोटा धन छोटा बड़ा, बड़ा धन छोटा बड़ा, छोटा आ धन बड़ा, बड़ा और बड़ा आ और बड़ा मिलकर के बड़ा। तो इसी तरह से अगर बड़ी ई आपको मिल जाए तब भी क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि। और बड़ा ऊ, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ अगर आपको दिखाई पड़े कहीं बीच में तो आप वहाँ पर दोनों शब्दों को अलग करने का प्रयास करिए और देखिए कि कौन सा शब्द बन रहा है, तब आपको वहाँ पर पूरे शब्द मिल जाएंगे। अगर क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं कि अगर क्या कहते हैं ऋण दिखाई पड़े, क्या कहते हैं ऋण, तो भी आप देखिए कि ये ऋण है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है कि नहीं। से कहा कि पितृ धन ऋणम, तो अगर ऋण के बाद ऋण है तो भी वहाँ क्या दीर्घ स्वर संधि होगी। मातृ धन ऋकारा, मातृकारा, तो वहाँ पर ध्यान रखना क्या, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ और ऋण अगर बीच में दिखाई दे तो वहाँ क्या है, दीर्घ स्वर संध्या का श्रवण। आप देखिए कहते क्या कि इसका होता है कि आद गुण, सूत्र क्या है, गुण स्वर संधि। लेकिन आप पूछ सकते हैं कि किन अक्षरों की क्या कहते गुण संज्ञा होती है, पूछ सकता है किन अक्षरों की गुण संज्ञा होती है, ध्यान रखना आपको। ह्रस्व आ एंग माने ए ओ, एंग माने होता क्या, ए ओ, ह्रस्व आ और एंग अर्थात ए ओ की गुण संज्ञा होती है। और गुण संज्ञा का सूत्र क्या हो गया, देंग गुणा, और फिर होती है गुण स्वर संधि कौन सी, आद गुणा। अगर आपसे कहते आद क्या, तो आद का मतलब यहाँ आत है, आत आता है पंचमी में, नहीं आत से में, से नहीं गुण संधि से, आत का क्या गुण संधि से हो गया, आत मतलब से। तो अगर आकार माने छोटा और बड़ा के बाद इकार छोटी या बड़ी आए, यदि आकार के बाद इकार आए तो संधि करने पर इकार के स्थान पर ए बन जाएगा, जैसे रामधन इंद्र रामेंद्र। और अगर आकार के बाद उकार आए, छोटा ऊ बड़ा हुआ है, तो फिर संधि करने पर ऊ के स्थान पर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो। कह दिया कि रामधन उत्सव, क्या हो जाएगा, माँ में आ के बाद तो क्या हो गया, ऊ का बन गया वो, रामोत्सव। तो आ के बाद यदि ई है तो ई का ए बनेगा, और आ के बाद अगर ऊ है तो ऊ का वो। जैसे कह दिया खलोपासना, भी पढ़ा रहा था मैं, कब तो उसमें आया था, खलोपासना, खल धन उपासना, ला में आ के बाद ऊ का क्या बनेगा, कहते बनेगा, कहते ओ बन गया, खलोपासना, ये क्या है, आज होना। और देखिए अगर कहीं आपको ऊपर रा मिल जाए और उसके पहले छोटा आ हो तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर गुण स्वर से देवर से महर्ष, ये सब क्या है, गुण में। और अगर बीच में क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं कहीं क्या कहते हैं आधाला दिखाई पड़ी, तब भी वहाँ क्या है, गुण स्वर संधि। जैसे तव धन विकार, ली का क्या बनता है, आधाला, ली का क्या बनता है, आधाला, ध्यान रखेंगे, तव धन विकार तवल विकार। अब इसके बाद क्या कहते हैं वृद्धि, रेज, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि का जो संज्ञा सूत्र क्या होता है कि वृद्धिरादय, अर्थात बड़ा आ आए औ, बड़ा आ आए औ की वृद्धि संज्ञा होती है। और इसमें क्या होता है कि ध्यान रखें, क्या कहते हैं आप, क्या वृद्धिरादय। अब एज क्या होता है, एज होता है आ ओ ऐ औ, वो क्या होता है एच। और ऐच क्या होता है, ऐच होता है ऐ औ, एच है आ ओ ऐ औ और ऐच है ऐ औ। तो अगर छोटा आया बड़ा के बाद ए आए तो क्या करते हैं, तो संधि करने पर ऐ हो जाएगा, जैसे मम धन्य ममयो। अगर छोटा आया बड़ा के बाद हो गया औ आए, संधि करने पर औ हो जाएगा, जैसे कृष्णधन और कृष्णधन को उत्कंठयम, तो क्या बनेगा, कृष्णोत्कंठयम, इस तरह से। गंगाधन ओघा, गंगा ओघा, ऐसे। तो अब इसके बाद क्या होता है आपको पता है, इसके बाद क्या है, गुण बताइए। इको रज, इको रज, इक क्या है, ई ऊ ऋढ़ ली, ई ऊ ऋढ़ ली, ये क्या कहलाते हैं, इक कहलाते हैं। और यण क्या है, या रा लावा, ये है यण, चार अक्षर, इक ई ऊ ऋढ़ ली, ये चार अक्षर इक, और या रा लावा, ये है यण। तो इसमें क्या करना है आपको ध्यान रखना है, अगर आपको कहीं क्या कहते हैं बीच में या दिखाई दे
और उसके पहले आधा अक्षर दिखाई दे, बीच में या हो उसके पहले आधा अक्षर हो तो वहाँ पर यण संधि है। बीच में वा हो उसके पहले आधा अक्षर, बीच में वा हो उसके पहले आधा अक्षर तो वहाँ कौन संधि? यण संधि। और मध्य वाला अक्षर क्या पूरा दिखाई दे, जैसे धात अंसा धात धन अंसा पितृधन आ पित्रा धात धन अंसा पित्रा। तो इस तरह से क्या है, अगर बीच में मध्यरा दिखाई दे तो क्या होगा वहाँ पर? अगर मध्यरा हो तब भी यण संधि। अगर ला दिखाई दे और ला के बाद कोई स्वर बड़ा दिखाई पड़े, क्या है, ला के बाद कोई बड़ा दिखाई पड़े या छोटा बड़ा दिखाई पड़े तो वहाँ पर भी यण संधि। आप जानते हैं ई का या बनता है, ऊ का वा, और ऋढ़ के बाद अगर कोई स्वर है तो उस ऋढ़ का जो है मध्यरा बन जाएगा। और इसके अलावा अगर री के बाद आ है या कोई स्वर है तो री का ला बन जाएगा, ये है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद कहता था कि एचो ए वा या वा। अगर कहीं आपको क्या कहते हैं ए आए औ आओ बीच में दिखाई दे तो फिर आप समझ जाइए कि हाँ आयात संधि। बीच में आप देखिए शब्द में कहीं अय लिखा हो तो जान लीजिए जो अय लिखा है ये पहले अय नहीं था, इसके स्थान पर पहले ए था। अगर आय हो तो समझ लीजिए जो आय लिखा है इसके पहले आय था। अय अगर आय है तो जो आय लिखा है इसके स्थान पर क्या था? अय था। अय के स्थान पर पहले ए था, आय के स्थान पर अय था। और अगर कहीं लिखा आओ तो समझ लीजिए औ बाद में आया है, इसके पहले ओ था। और अगर कहीं आव लिखा है जान लीजिए कि यहाँ इसके पहले औ था। एचो अय वा या इस बता चुके हैं क्या है, ये है ए ओ अय औ, और अय जो है अय औ, ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। फिर ये कहता था कि एंगी पर रूपम, पर रूप संधि। अगर उपसर्ग के अंत में आ हो उसके बाद ए अथवा ओ से शुरू होने वाली कोई धातु हो तो फिर ए या ओ उसी उपसर्ग में मिल जाता है। अगर आ के बाद उपसर्ग के अंत में आ हो और आ के बाद ए अथवा ओ से शुरू होने कोई धातु तो ए और ओ उसी उपसर्ग में मिल जाएगा। यंगी पर रूपम क्या होता है? यंगी पर रूपम। तो यंग तो नहीं होता है, होता है यंग। ए ओ को कहते हैं यंग। क्या कहते हैं? यंग। एक रहता है कि यंग पदांताद। यंग क्या है? ए ओ। अगर ए अथवा ओ के बाद आ हो तो अवग्रह चिन्ह बन जाता है। ए अथवा ओ के बाद अगर आ है तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाए। जहाँ जहाँ आपको ए अथवा ओ के बाद अवग्रह चिन्ह दिखाई दे जाए आप समझ लीजिए यहाँ पर यंग पदांताद अर्थात पूर्व रूप स्वर संधि है और आ का अवग्रह चिन्ह बना है। यही करते और आप ध्यान रखेंगे कि अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में बड़ी ई है, ए है या ऊ है, ऐसे शब्द जिनके अंत में दिव्यवचन के ऐसे शब्द जिनके अंत में ई हो, ऊ हो, ए हो तो फिर उनके बाद का कोई भी स्वर आए वहाँ पर संधि नहीं होगी। जैसे कहा गंगे अमु, कोई संधि, कोई लिख लीजिए गंगे अमु। हरि ए तो कुछ नहीं, हरि है तो ऐसा हो जाएगा। विष्णु आओ कुछ नहीं, विष्णु और ही बनेगा। तो अगर पता कर रहे कि ई दिव्यवचन का शब्द हो, ई ऊ और ए हो तो फिर कोई संधि नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष मैं आपको व्यंजन संधियों के विषय में अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।